हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का नया आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर कन्फ्यूजन दूर ना हुआ हो तो बेशक इस वीडियो को डिसलाइक करके जाइए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी देखने वाले इसमें कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंपनी के बारे में। दूसरे नंबर पे इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है इस आईपीओ को लाने के पीछे। तीसरे नंबर में कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में देखेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है। चौथे नंबर में कंपनी कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में जानेंगे कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, कब क्लोज होगा, कब इसकी लिस्टिंग डेट है। और पांचवें नंबर पे देखेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ इसके जीएमपी के बारे में। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा आगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए बात की जाए कंपनी का एस्टेब्लिश का, तो ये जो कंपनी मार्केट में आई थी 1982 में तो आई थी, लेकिन पूरी तरह से कंपनी जो परफॉर्म कर रही थी 1985 से नासिक में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। देखिए कंपनी के पास अभी के डेट में क्या है कि कंपनी के पास अभी के डेट में 3 स्टेट में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी का, जैसे इंडस्ट्री जो कंपनी जहां अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, वो 3 स्टेट में है भारत में। कंपनी के पास क्या है कि 270 से ज़्यादा पूरे मतलब विश्व में डीलर है कंपनी के पास, जो कंपनी जिसको ये अपना जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है कस्टमर, यानी देखा जाए तो कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करें तो इंडिया में ही अकेला इसे 150 प्लस डीलर है, यानी कस्टमर है 150 से ज़्यादा, जो मतलब हैवी जो डीलर होते हैं, मतलब कस्टमर होते हैं इस कंपनी के, वो है जो ब्लॉक में डील देते हैं इस कंपनी को। और देखा जाए तो बात की जाए तो जो है ये जो है कंपनी जो है 70 से ज़्यादा देशों में अपना जो है सामान मतलब प्रोडक्ट मतलब एक्सपोर्ट करती है। वही बात की जाए कि मतलब देखा जाए तो अब जाहिर से देखा जाए तो कंपनी का जो है प्रोडक्ट तो मतलब डाइवर्सिफाई है, मतलब बहुत सारा डीलर भी है कंपनी के पास इंडिया में भी और अक्रॉस वर्ल्ड। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है काम करती है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के फील्ड में। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो कितना मतलब कितना तेज़ी से वो फ्लो कर रहा है, या फिर उसको कंट्रोल करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना कि कितना यूनिट कहाँ गया, ये सब कितना वोल्टेज कहाँ है, कितना ये वोल्टेज ले रहा है, वो सब ये जो इक्विपमेंट मेजर करता है, कंट्रोल करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, उस मतलब प्रोडक्ट को ये कंपनी बनाती है। आई होप कि ये आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो देखिए वीडियो के चलिए अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी क्या क्या बनाती है। तो देखिए आप जो है इस तरह का जो डिजिटल जो मीटर है वो सब देखे होंगे, तो ये जाहिर से कंपनी यही सब बनाती होगी। स्टेबलाइजर में आप खासकर किसी प्रोडक्ट में आप ये सब देखे होंगे, ऐसा स्विच जो है आप लोग देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। तो ये जो है मतलब टेस्टर हो गया, मतलब ये देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग मतलब कंपनी ये जो है अपना प्रोडक्ट निकालते रहती है। तो ये तो हो गया कंपनी के मतलब इसका जो प्रोडक्ट की बात है, कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरी कंपनी मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो देखिए कंपनी के ऑब्जेक्ट से बात की जाए तो कंपनी बता रही है कि नासिक में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको ये जो फंड करेगी, मतलब उसको एक्सपांस करेगी, जितना पैसा आईपीओ से जुटाएगी उसको एक्सपांसन में ये अपना लगाएगी, और बाकी बात जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ यूटिलाइज करेगी जो फंड बचेगा। तो ये तो हो गए कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब देख लेते हैं कंपनी कुछ फिनेंशियल्स के बारे में। देखिए फिनेंशियल्स की बात किया जाए तो हम लेते हैं 2021 से 2023 का इसका फंडामेंटल देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो देखिए रेवेन्यू के मामले में 2021 में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था 402 करोड़ का, वहीं 2022 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ 480 करोड़। 2023 आते आते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया 598 करोड़। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू में तो अच्छा खासा ग्रोथ की है कंपनी। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो 2021 में कंपनी का एक्सपेंस था 357 करोड़, 2022 में कंपनी का एक्सपेंस था 421 करोड़ और 2023 में कंपनी का एक्सपेंस था 519 करोड़। यानी देखा जाए तो एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है, एक्सपेंस में भी कंपनी प्रॉपर ग्रो कर रही है साल दर साल। वहीं बात किया जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है पर ईयर। तो देखिए 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था
करीबन 36 करोड़ के आसपास। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था मतलब करीबन 50 करोड़ के आसपास, और वही 2023 में अभी देखा जाए तो 2023 में भी अभी 50 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट के मामले में भी देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं बोला जा सकता है इसको। वहीं बात कर लेते हैं इसका अर्निंग पर शेयर का, तो इसका अर्निंग पर शेयर 12 रुपये का है, 12 रुपये पर शेयर है। पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो 34 रुपये निकल के आ रहा है। वहीं ROE की बात की जाए या रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 12% का आ रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए तो 109 रुपये पर शेयर आ रहा है। ये तो कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट साल दर साल मतलब बढ़ते आ रहा है। वहीं एक मतलब चिंता की बात है कि कंपनी के पास बोरोइंग कुछ ज़्यादा ही है। देखिए बोरोइंग भी कंपनी कुछ ज़्यादा ही ले रही है। कंपनी के पास बोरोइंग जो था मतलब 2022 में देखा जाए तो कंपनी के पास 96 करोड़ का बोरोइंग था। वहीं 2023 में देखा जाए तो वो बोरोइंग बढ़ के 102 करोड़ हो गया है। यानी देखा जाए तो कंपनी के पास कुछ ज़्यादा ही बोरोइंग हो गया है। मतलब इसके मतलब प्रॉफिट को देखते हुए तो ये कंपनी के लिए कुछ कंसर्न की बात है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ कंपनी के IPO डिटेल के बारे में। तो देखिए IPO डिटेल की बात करें तो ये IPO जो ओपन होगा वो 30 अगस्त को ओपन होगा। वहीं IPO का जो क्लोजिंग डेट होगा वो 1 सितंबर को IPO क्लोज हो जाएगा। और IPO का जो इशू साइज है वो है 491 करोड़ का लगभग IPO ये आएगा। और उसमें फ्रेश इशू जो है वो है 75 करोड़ के आसपास। और वही ऑफर फॉर सेल के तहत जो बाकी बचा 415 करोड़ है उसका जो है ऑफर फॉर सेल के तहत कुछ शेयरें रिलीज होंगी मतलब मार्केट में। वही बात किया जाए कि मतलब ऑफर फॉर सेल के तहत 415 करोड़ जो बेचेगी कंपनी, उसके बाद जो प्रोमोटर का हिस्सेदारी इसमें बच जाएगा, उसके बाद भी प्रोमोटर का हिस्सेदारी इसमें 70% का बचेगा। देखिए अभी क्या है कि प्रोमोटर का हिस्सेदारी 80% है, यानी प्रोमोटर अपना 10% का हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के तहत बेच रही है। तो मतलब 415 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी ये अपना प्रोमोटर हिस्सा बेचेंगे। वहीं बात की जाए फेस वैल्यू का तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। और IPO का प्राइस बैंड जो रखा गया है 418 रुपये से लेकर 441 रुपये के बीच में रखा गया है। और IPO की जो लिस्टिंग है NSE BSE दोनों पे होगी। और देखिए रिटेल कोटा को अच्छा खासा मौका दिया गया है पैसा बनाने का। हालांकि इसका GMP उतना कुछ खास चल नहीं रहा है। देखा जाए रिटेल कोटा को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, QIB को इसमें 50% का कोटा मिला हुआ है, और NII को बात की जाए तो उसमें 15% का कोटा मिला हुआ है। और डिस्काउंट की बात की जाए तो मतलब जो एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं उनके लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा है, जाहिर सी बात है। तो चलिए ये तो कुछ IPO डिटेल के बाद में हम अब देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा वो 6 सितंबर को KFinTech के वेबसाइट पे हमें देखने को मिलेगा। रिफंड की बात की जाए तो 7 सितंबर को हमें इसका रिफंड देखने को मिल जाएगा। और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इसका शेयर 8 सितंबर को। और IPO का जो लिस्टिंग डेट है वो है 11 सितंबर को। ये तो हुई कुछ IPO के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम लोग इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में 34 शेयर मिलेंगे और उसके लिए 1 लॉट के लिए मिनिमम हम लोगों को 14,994 रुपये अमाउंट पे करना होगा। और वही रिटेल मैक्सिमम कोटा में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट में उन्हें 442 शेयर मिलेंगे और उन्हें 1,94,922 मतलब रुपये पे करना होगा। वहीं स्मॉल HNI की बात की जाए तो मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14 लॉट में उन्हें 476 शेयर मिलेंगे और अमाउंट उन्हें जो पे करना होगा 2,09,916 रुपये अमाउंट पे करना होगा। वही बिग HNI की बात की जाए तो मिनिमम वो 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और शेयर उन्हें 67 लॉट में मिलेंगे, 2,278 शेयर मिलेंगे। वही अमाउंट की बात की जाए तो 10,04,598 रुपये उन्हें पे करना होगा। ये तो हो गई कुछ इन्वेस्टमेंट की बात जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कंपनी के GMP के बारे में। तो देखिए GMP की बात की जाए तो कंपनी का कुछ GMP खास नहीं चल रहा है। कंपनी का GMP जो है 5 से 10% चल रहा है, यानी 10% के हिसाब से देखा जाए तो पर शेयर हमें 44 रुपये प्रॉफिट बता रहा है। 44 रुपये तो हमें प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन इसका जो देखा जाए कि कंपनी का जो लॉट साइज है वो 34 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें करीबन 1500 का प्रॉफिट बता रहा है। देखा जाए तो 1 शेयर पे हमें 44 रुपये प्रॉफिट होगा, 34 शेयर का लॉट है, 1500 का हमें प्रॉफिट बता रहा है। यानी देखा जाए तो ये प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। इस हिसाब से देखते हुए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, यानी हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि IPO कैसा है। तो देखिए मेरे हिसाब से बात की जाए कि IPO मतलब GMP के लिए मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए कैसा है। तो देखिए लिस्टिंग गेन अप्लाई करने के लिए हमें कम से कम 25% से ऊपर GMP चाहिए, तभी हम लोग लिस्टिंग गेन कुछ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट भी मतलब डाउन साइड चल रहा है,
मतलब अगर 5 से 10% ऐसा रहा तो मतलब फ्लैट लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है और माइनस में भी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो इससे अच्छा है कि हम वेट करें, अगर इसका जीएमपी बढ़ता है उस हिसाब से हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, अगर जो लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉपर अप्लाई करते हैं। तो ये तो क्या मेरे तरफ से अभी फ़िलहाल देखते हुए हम अप्लाई करेंगे इसमें। और बात कर लिया जाए कि वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए बारे में सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी जो है फंडामेंटली तो मतलब ठीक ही ठाक है, लेकिन कंपनी पे कुछ उधारी ज़्यादा है और मतलब देखा जाए तो कंपनी पिछले उतना सालों में कुछ खास ग्रो की नहीं है। देखिए कंपनी के पास देखा जाए तो 38 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी कुछ खास ग्रो नहीं की है। तो 38 साल का एक्सपीरियंस रहते हुए भी कंपनी कुछ खास ग्रो नहीं की है, इसका मतलब कि जरूर कंपनी में कुछ ये है। और कंपनी के पास देखिए तो लोन भी मतलब साल दर साल बढ़ते चला आ रहा है, कंपनी भी कुछ लोन को भी अपना कम करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी मतलब कुछ खास नहीं नज़र आ रही है। इससे अच्छा मार्केट में शेयर पड़ा हुआ है जो इससे अच्छा है और इससे अच्छा रिटर्न बना के पास में हमें दी है। तो आई होप ये मेरा पर्सपेक्टिव था, आप अपना कंक्लूजन और अपना पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से लगाइए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।